Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about the structure and the function of brain. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ब्रेन इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरीके से हम हेड के लिए सेफेलो का टर्म यूज़ करते हैं, इसी तरीके से ब्रेन के लिए हम सेरेब्रो का टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ब्रेन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड इन केस ऑफ ह्यूमंस, और इसी बेसिस पर हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, क्योंकि ह्यूमन के पास एक वेल डेवलप्ड ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट मास ऑफ नर्वस टिश्यू इन द बॉडी। हमारे ब्रेन को बनाने के लिए न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है, एलोंग विद द न्यूरॉन्स सपोर्टिंग सेल्स जिसको हम ग्लाइल सेल्स कहते हैं, वो भी हमारे ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। ब्रेन इज़ पिंकिश ग्रे इन कलर। हम पिंकिश इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल ब्लड कैपिलरीज हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। जेली लाइक टिश्यू है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द क्लस्टरिंग ऑफ न्यूरॉन इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन में न्यूरॉन क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, और ब्रेन की लोकेशन हमारी बॉडी के इंटीरियर टॉप रीजन में मिड साइड पर होती है। तो ये लोकेटेड होता है इनसाइड द क्रीनियल कैविटी ऑफ स्कल। क्रीनियम जो कि बोनी कवरिंग है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसी क्रीनियम के नीचे 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम याद रखते हैं डैप के वर्ड से। बाहर की लेयर को हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, मिडिल लेयर को हम कहते हैं आरेक्नॉइड, और इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं पाया मैटर। तो इन बिटवीन द आरेक्नॉइड एंड पाया मैटर देयर इज अ फ्लूइड प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज CSF, यानी कि cerebrospinal fluid। तो क्रीनियम, 3 layers of meninges and cerebrospinal fluid, they are responsible to provide protection to our brain। अब नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं वेट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का वेट मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में इसका वेट ज़्यादा होता है। अगर हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेल में वेट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मेल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ फीमेल। तो इन एडल्ट मैन 1200 से 1400 ग्राम तक की रेंज में हो सकता है, और इन एडल्ट वुमेन 100 to 150 ग्राम लेस होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन। और ब्रेन का वेट टोटल बॉडी के 2% होता है, लेकिन ये 2% जिस हम ह्यूमन बीइंग के केस में बात करते हैं, बाकी एनिमल्स में 2% नहीं है। अगर हम एलिफेंट की एग्जांपल ले तो एलिफेंट की बॉडी का वेट भी ज़्यादा है और ब्रेन की वेट भी ज़्यादा है, लेकिन हम पे ब्रेन का वेट बॉडी के 2% नहीं है बल्कि 1.5% है इन केस ऑफ एलिफेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पहले हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हर एक पार्ट का हम डिटेल फंक्शन स्टडी करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेंसेफेलान। प्रो का मतलब होता है पहले आने वाला। मिड ब्रेन को हम दूसरे नाम देते हैं मीजेंसेफेलान। मीजो का वर्ड हम मिड के लिए यूज कर रहे होते हैं, मिडल के लिए यूज कर रहे होते हैं। हाइंड ब्रेन को हम कहते हैं रोम्बिनसेफेलान। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन को डिवाइड किया हुआ है इनटू 2 parts which is called as telencephalon and diencephalon. Telencephalon is divided into 2 parts: olfactory lobes and cerebrum। तो सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और ये 85% होता है टोटल ब्रेन के वेट का। सेरिब्रम को हम 4 पार्ट्स में, 4 सेक्शंस में, 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, और इन लोब्स को हम नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू द बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्योंकि सेरिब्रम लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द क्रेनियम। तो जो फ्रंटल बोन के नीचे लोकेटेड है सेरिब्रम का पोर्शन, वो कहलाता है फ्रंटल लोब। जो पेराइटल बोन के नीचे लोकेटेड है उसको हम कहते हैं पेराइटल लोब। इसी तरीके से टेम्पोरल बोन के नीचे लोकेटेड होता है सेरेब्रम का टेम्पोरल लोब, और ऑक्सीपिटल लोब ऑफ सेरेब्रम इज लोकेटेड जस्ट बिलो द ऑक्सीपिटल बोन। तो हमने डिस्कस किया कि सेरेब्रम को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइनसेफेलान, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम भी कहते हैं। तो डाइनसेफेलान को हम थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमेग्डाला और हिपोकैम्पस में डिवाइड करते हैं। इनका डिटेल फंक्शन अभी हम स्टडी करते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पर ली फोर ब्रेन की, कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, टीलेंसेफेलान एंड डाइनसेफेलान। नेक्स्ट हमारे पास है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की मजीद कोई क्लासिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये रूडिमेंट्री फॉर्म में है ह्यूमन बीइंग के केस में, ये स्मॉल है या ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। नेक्स्ट ब्रेन का पार्ट है हाइंड ब्रेन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रोम्बिनसेफेलान। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स: सेरिबेलम, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। नेक्स्ट हमारे पास है पोन्स, और थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा।
तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ ब्रेन को, जिसको हम प्रोसेंसेफेलॉन भी कहते हैं। ये मैंने आपको एक डायग्राम शो करवाई हुई है ब्रेन की। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है सेरेब्रम, और सेरेब्रम में ये इसका फ्रंटल लोब है, ये वाला पेराइटल लोब है, ये पीछे की तरफ है ऑक्सीपिटल लोब, ये है टेम्पोरल लोब। और इस सेरेब्रम के नीचे ये लोकेटेड है सेरिबेलम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस सेरिबेलम के सामने पोन्स है, और पोन्स के नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेरेब्रम है, इसके अंडर साइड पर या ग्रीन कलर का एक पोर्शन नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो फोर्थ ब्रेन का पोर्शन टीलेंसेफेलॉन में है ऑल्फैक्टरी लोब या बल्ब। इनका नंबर 2 होता है, और इस तरीके से इलोंगेटेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये हमारे सेरेब्रम के नीचे लोकेटेड होते हैं। 1 इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फेयर। सेरेब्रम के हेमिस्फेयर्स का भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन ये सेरेब्रम के 2 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक ऑल्फैक्टरी लोब एक पार्ट में लोकेटेड होता है, और दूसरा पार्ट दूसरे सेरेब्रल के पोर्शन में लोकेटेड होता है, और इनका ताल्लुक होता है सेंस ऑफ स्मेल के साथ। ऑल्दो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब या ऑल्फैक्टरी लोब ह्यूमन बीइंग के केस में ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि कुछ और एनिमल जिस तरीके से डॉग है या कैट है, तो उनमें ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म में मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हम टीलेंसेफेलॉन का पोर्शन डिस्कस करते हैं, सेरेब्रम, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये लार्जेस्ट पार्ट भी है, 85% बना रहे होते हैं। अगर हम सेरेब्रम को देखें और इसकी कंपैरिजन करें बाकी एनिमल्स के ब्रेन के साथ, तो हमारे ब्रेन में बेसिकली सेरेब्रम ही वो पोर्शन है जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है बाकी एनिमल्स की निस्बत। तो ये सेरेब्रम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इनको हम कहते हैं हेमिस्फेयर्स। तो जो राइट साइड पे सेरेब्रम का पार्ट है, इसको हम कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और जो लेफ्ट साइड पर है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। और इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस केलोसम, और इस ब्रिज के ऊपर हमारे ये 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर मौजूद होते हैं। और इस कॉर्पस केलोसम का क्या काम होता है कि इसने 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर को आपस में कनेक्ट करना होता है। ये ब्रिज किस चीज़ से बना हुआ होता है? ये मास ऑफ नर्व फाइबर्स से बना हुआ होता है। न्यूरॉन के जो फाइबर्स हैं, जो उसके दागे हैं, वो मिलकर इसी कॉर्पस केलोसम को बना रहे होते हैं। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, उसमें सेरेब्रम का स्ट्रक्चर अखरोट की तरह होता है, वॉलनट की तरह होता है। मेरे पास एक छोटा सा वॉलनट है, मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको इजली समझ आ जाएगी। ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज है जिसको हमने कहा कॉर्पस केलोसम। तो अब हम कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं सेरेब्रम में। सेरेब्रम का जो आउटर पोर्शन है वो डार्कर होता है, और या इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और हम इसको ग्रे मैटर कहते हैं क्योंकि ये डार्क इन अपीयरेंस होता है। जो इसका मिडिल पोर्शन है वो वाइट अपीयरेंस में होता है, और इसको हम वाइट मैटर कहते हैं। तो ये ग्रे मैटर क्या है या वाइट मैटर क्या है, इसको हम समझते हैं। ग्रे मैटर एक्चुअली यहाँ पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, मैंने यहाँ पे शो भी करवाया कि यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज यहाँ पे मौजूद होते हैं, और उनसे जो एक्सोन्स इराइज हो रहे हैं, तो वो इस तरह मिड की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे होते हैं, या इनर पार्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तो ग्रे मैटर एक्चुअली सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स एंड डेंड्राइट से बना हुआ होता है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और वाइट मैटर ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स यानी कि एक्सोन से मिलकर बना हुआ होता है। और हमें पता है कि जो माइलिन की शीट है वो एक्चुअली इसकी केमिकल कंपोजिशन है कि ये फैटी लेयर है। तो फैट्स का जो कलर होता है वो वाइट होता है, इसलिए जो इनर पोर्शन है वो हमें वाइट दिखाई दे रहा होता है। तो ये हमने ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये कन्वोल्यूटेड फॉर्म में है। इसमें फोल्डिंग्स मौजूद हैं, इस तरीके से फोल्डेड फॉर्म में है। तो जो अंदर को इसकी डिप्रेशन जा रही है, इसको हम कहते हैं सल्कस। अगर ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो सल्काए। और जो इसका बल्जी पार्ट है, इसको हम कहते हैं गायरस। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला एक डीप डिप्रेशन जा रहा है, इस तरीके से ये वाला डीप डिप्रेशन जा रहा है। जो डीप डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं फिशर। मैंने यहाँ पे इसको लिखा भी हुआ है कि सल्काए स्मॉल ग्रूव्स हैं या डिप्रेशन है। गायराई क्या है?
ये बल्जेस हैं। फिशर क्या हैं? ये लार्जर ग्रूव्स हैं। तो अगर हम इस वॉलनट के दोबारा देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कन्वोल्यूशंस हैं। इसमें भी कुछ पोर्शन अंदर की जानिब दंसे हुए हैं। ये वाला डीप डिप्रेशन है, ये दो डीप डिप्रेशन में आ जाते हैं जिसको हम फिशर कहते हैं। और ये मज़ीद इसमें सल्काएँ आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर भी, हमारे सेरेब्रम का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम कि हमने कहा कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज रिस्पॉन्सिबल है जो एक्चुअली न्यूरॉन के फाइबर्स से मिलकर बना हुआ होता है। इसको हमने कहा कॉर्पस कैलोसम। और जो सेरेब्रम का आउटर पोर्शन होता है वो डार्क इन अपीयरेंस होता है, उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। जो अंदर का पोर्शन है वो वाइट इन अपीयरेंस होता है और उसको हम वाइट मैटर कहते हैं। और वो वाइट मैटर माइलिनेटेड पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जो ग्रे मैटर है वो नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो स्ट्रेट फॉर्म में अरेंज नहीं है, बल्कि इसमें कन्वोल्यूशन, इसमें फोल्डिंग्स पाई जाती हैं, जिसको उसके जो डिप्रेशन है उसको हमने सल्काई कहा और उसके जो बल्जी पार्ट है उसको हमने गायराई कहा। अब हम फंक्शन डिस्कस करते हैं सेरेब्रम के। इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं सेरेब्रम के। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है ये हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है इसको ये हमारी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो इसके लिए आपका लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो इसके लिए आपका राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर रिस्पॉन्सिबल है। और दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरम्यान में इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंज है उसके लिए कॉर्पस कैलोसम रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो फंक्शन है सेरेब्रम के उसमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स आ जाती है, कॉन्शियस सेंसेशंस आ जाती हैं। हमारे इस सेरेब्रम के अंदर बहुत ज़्यादा जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसके लिए अपने अपने सेंटर्स मौजूद होते हैं। स्पीच के लिए सेंटर है, विजन के लिए सेंटर है, हेयरिंग के लिए सेंटर है। तो ये कंट्रोल कर रहा होता है सेंटर्स ऑफ मैनी सेंसरी एरियाज। इसके अलावा इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लर्निंग के लिए, थिंकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, जजमेंट के लिए। वो तमाम बातें जो इंसान को, जो ह्यूमन बीइंग को दूसरे एनिमल से डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, वो यही पॉइंट्स हैं। इसलिए सेरेब्रम ज़्यादा डेवलप्ड होता है हमारे ब्रेन में, और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब ये है कि वो बातें जो कि आपको कुछ टाइम के लिए याद रहें और फिर आपसे कुछ टाइम के बाद भूल जाए। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने कल लंच में क्या खाया था, तो मे बी कि आज आपको याद हो, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद या महीने गुजरने के बाद या साल गुजरने के बाद आपको फिर याद नहीं रहेगा कि इस डेट को या इस दिन को मैंने क्या खाया था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द टीलेंसेफेलम। ऑल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल के साथ कंसर्न है, और सेरेब्रम के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इंटेलिजेंस और वॉलेंट्री मूवमेंट और सेंसरी जो सेंटर्स हैं वो भी हमारी इसी सेरेब्रम में लोकेटेड होते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन डिस्कस करते हैं जो कि है डायंसेफेलॉन। डायंसेफेलॉन में पहला है थैलेमस। थैलेमस हमारी ब्रेन में दो होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ग्रे मैटर से मिलकर बने हुए होते हैं, मतलब कि जो न्यूरॉन का नॉन माइलिनेटेड पार्ट है वो मिलकर इसको बना रहे होते हैं, और इसकी शेप होती है राउंडेड। ये लोकेटेड होते हैं हमारे ब्रेन के सेंटर में, अबव द मिड ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम के नीचे और मिड ब्रेन के ऊपर ये लोकेटेड होते हैं। इसका क्या काम होता है? ये रिले स्टेशन है, मतलब कि पहले इंफॉर्मेशन यहाँ तक आती है और फिर अपने प्रॉपर एरिया तक जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर आ जाता है सेरेब्रम, तो फिर ये सेरेब्रम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इट इज़ द रिले स्टेशन बिटवीन द बॉडी एंड सेरेब्रम। ये सेरेब्रम को इंफॉर्मेशन पास कर रहा होता है। इट रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम डिफरेंट सेंसरी एरिया ऑफ द बॉडी एंड कैरी देम टू द प्रॉपर सेंटर ऑफ द सेरेब्रम। जो अपना उसका सेंसरी सेंटर होगा तो उसके लिए ये काम करेगा। अब अगर हम इसकी डायग्राम को थोड़ा सा देख ले तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि थैलेमस कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस कहाँ पर है, और हिपोकैम्पस और एमेग्डाला कहाँ पर है। तो ब्रेन का ये वाला जो लार्जेस्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम पड़ा हुआ है या ये लोकेटेड होता है कॉर्पस कैलोसम के ऊपर। ये वाला राउंडेड सा स्ट्रक्चर है ये थैलेमस कहलाता है। थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस के साथ है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है। ये है थैलेमस। थैलेमस के ऊपर ये इस तरीके से एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है। इसका पोस्टीरियर साइड कहलाता है एमेक्डिला और इसका ये वाला साइड कहलाता है हिपोकैम्पस। तो हमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमेक्डिला और इसकी लोकेशन का पता चल गया है कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जैसा कि उसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इट विल बी लोकेटेड जस्ट बिलो द थैलेमस। ये एक स्मॉल रीजन होता है जो कि ब्रेन के बेस पे लोकेटेड होता है और इसके नीचे पे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है। अब हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने हाइपोथैलेमस को पहले भी कुछ टॉपिक्स के अंदर स्टडी किया हुआ है कि हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स पोस्टीरियर लोब के लिए, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए हार्मोन सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, जिसमें एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है। ADH is responsible for the water retention in blood और oxytocin is related to the childbirth। और इसके अलावा हमने कहा कि हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटरी और कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि वो हमारे मास्टर ग्लैंड को, यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर सके। तो हाइपोथैलेमस को हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड का मास्टर है। तो हार्मोन प्रोडक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम को ये पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये एक तरीके से लिंक प्रोवाइड कर रहा होता है नर्वस सिस्टम का विद द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अलावा ये एडीएच के थ्रू भी अपने फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। एडीएच के जो काम है तो वो कंट्रोल कर रहा होता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर है, थर्स्ट है, हंगर को कंट्रोल कर रहा होता है। हंगर को कैसे कंट्रोल करता है? जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, तो उसमें अगर ग्लूकोज का लेवल कम है तो हाइपोथैलेमस हमारा हंगर सेंटर को एक्टिव कर देता है। इसके अलावा सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा होता है। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, जो हमारी इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं तो उनको कंट्रोल करना होता है। और इसके अलावा बायोरिदम्स को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होने वाली वो एक्टिविटी जो कि डेली बेसिस पर हो रही होती है या मंथली बेसिस पर होती है, ये जो खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेली बेसिस पर हम देखें तो हम एक पर्टिकुलर टाइम में सो जाते हैं। जब हमारी नींद कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उठ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक बायोरिदम है। इसके अलावा जो फीमेल है तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बायोरिदम है। आफ्टर 28 डेज बाद वो साइकिल अपने आप को रिपीट करता है। तो हाइपोथैलेमस, हमने जिक्र किया कि थैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, बॉडी का टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर कंट्रोल कर रहा होता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को या सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को, और इसके अलावा बायोरिदम्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, दैट इज एमेक्डिला। पेयर्ड बॉडीज है, ये भी 2 इन नंबर होते हैं। हाइपोथैलेमस 1 है और एमेक्डिला 2 है। प्रेजेंट इन ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है। एलमंड शेप होता है और लोकेटेड डीप एंड मीडियली इन द ब्रेन। हमारे जो सेरेब्रम है वो हमारे बाकी ब्रेन के पार्ट्स को कवर कर रहा होता है, और जो एमेक्डिला है ये प्रोसेस कर रहा होता है इमोशंस को। ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन ऑफ प्लेजर। अगर आपको खुशी फील होती है तो वो एमेक्डिला की वजह से। अगर आप किसी को पनिश करना चाहते हो, किसी से बदला लेना चाहते हो या किसी के लिए नेगेटिव फीलिंग्स रखते हो तो वो भी एमेक्डिला की वजह से होता है। या सेक्सुअल इरोजल व्हेन स्टिमुलेटेड, तो सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है एमेक्डिला। बेसिकली हमारा इमोशंस को कंट्रोल करने वाला सेंटर होता है। नेक्स्ट है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस हमने जिस तरह जिक्र किया कि पोस्टीरियर साइड उसका एमेक्डिला कहलाता है और जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हिपोकैम्पस कहलाता है। और हिपोकैम्पस लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी किसको कहा? जो बहुत अरसे तक आपको याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपके बचपन के किसी फ्रेंड का नाम पूछूँ तो आपको लाजमी याद होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी जो बचपन चाइल्डहुड में आपके फेवरेट टीचर का क्या नाम है तो यकीनन आपको याद होगा। तो ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में हिपोकैम्पस काम कर रहा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द फोरब्रेन डाइंसेफेलन थैलेमस। तो थैलेमस को हमने कहा कि रिले स्टेशन है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेरेब्रम को देता है
प्रॉपर सेंटर ऑफ द सेरेब्रम को ये पहुंचा रहा होता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है और डेली बेसिस पर जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है जो खास इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। बॉडी का एक खास टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म हंगर को कंट्रोल कर रहा होता है और हमारे नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ लिंक कर रहा होता है। एमेग्डाला इमोशंस को कंट्रोल करता है और हिप्पोकैम्पस लर्निंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द फोर ब्रेन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन को। पहले भी हमने जिक्र कर लिया कि ये रिड्यूस होता है, ये स्मॉल होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरम्यान में लोकेटेड होता है और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर रहा होता है। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय द फोर ब्रेन। जो हमारे पास मिड ब्रेन है इसका काम ये होता है कि यहाँ पर न्यूरॉन्स एक नेटवर्क की सूरत में मौजूद होते हैं और उस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, जो कि है डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स रनिंग थ्रू द लोअर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। मतलब कि लोअर रीजन मतलब कि मेडुला से होते हुए यहाँ तक न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं। बहुत लार्ज नंबर में न्यूरॉन्स यहाँ पे नेटवर्क की सूरत में लोकेटेड होते हैं और ये जो मिड ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो आगे ब्रेन के सेंटर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मतलब कि मेडुला से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर आगे थैलेमस को या हाइपोथैलेमस को या सेरेब्रम को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो ये भी एक रिले स्टेशन की तरह काम कर रहा होता है। तो रिले स्टेशन है, विजुअल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा होता है। इसके अलावा भी फिल्ट्रेशन कर रहा होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन की। फिल्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो ज़रूरी बात होगी वो ब्रेन के अपर पोर्शन तक पहुंचा दी जाएगी और अगर ज़रूरी बात नहीं होगी तो उसको उसी टाइम डिलीट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी विजुअल रिफ्लेक्सेस है मतलब कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, तो ये भी कंट्रोल कर रहा होता है हमारा मिड ब्रेन। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द मिड ब्रेन, जिसको हमने मेसेनसेफेलन कहा। रिड्यूस है ह्यूमन बीइंग में। एक यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन हुई होती है, न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा नेटवर्क की सूरत में अरेंज हुए होते हैं और ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन की तरफ लेकर इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे होते हैं, उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं। हाइंड ब्रेन को और फोर ब्रेन को कनेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन की फिल्ट्रेशन भी हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं उनको पहुँचा दिया जाता है, जो अनइम्पॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, उनको डिलीट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जिसको हम रोम्बेनसेफेलन कहते हैं। तो रोम्बेनसेफेलन में एक पोर्शन है हमारा सेरेबेलम, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट्स फॉर्मिंग 10% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे सेरेब्रम के ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब के नीचे लोकेटेड होता है। अगर हम इसके पार्ट्स का जिक्र करें तो एक इसका सेंट्रल लोब होता है और दो इसके लेटरल लोब्स होते हैं लाइक दैट ऑफ सेरेब्रम। इसका भी आउटर रीजन डार्कर होता है, उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर के पोर्शन को हम कहते हैं मेडुला और वो वाइट होता है क्योंकि वहाँ पे माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो डार्कर पोर्शन होता है वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स होते हैं। सेरेबेलम का काम होता है कि इसने हमारे मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। जो वॉलेंट्री मसल्स हैं उनको इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ एक कोऑर्डिनेशन में रखना होता है। बॉडी की पोजीशन और बॉडी के बैलेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाता है तो इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल फाइन मूवमेंट एंड टू मेंटेन पास्चर। हम जो सीधे तरीके से खड़े हो सकते हैं, एक खास डायरेक्शन में जा सकते हैं, प्रॉपर हमारी बॉडी की पोजीशन है, पास्चर है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सेरेबेलम। अगर ये डैमेज हो जाता है तो मूवमेंट जर्की एंड शेकी हो जाती है, मतलब वो डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं। हम बात करते हैं सेरेबेलम की कि ये वेल डेवलप होता है बर्ड्स में, क्योंकि बर्ड्स को एयर का प्रेशर का भी सामना करना होता है। जब वो हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं तो उन्होंने अपनी बॉडी की पोजीशन को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रखना होता है, तो इसके लिए उनमें सेरेबेलम बहुत वेल डेवलप्ड फॉर्म में मौजूद होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि सेरेबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल आवर मसल मूवमेंट। हमारी जो मसल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। अब जिस तरीके से जब हम बोलते हैं तो उसमें टंग रिस्पॉन्सिबल है, उसमें इवन कि हमारे जो
जो जॉ बोन्स हैं, जो हमारे चीक के मसल्स हैं, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब को एक कोऑर्डिनेटेड वे में रखना ये काम होता है सेरेबेलम का। जब हम मूव कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा डिफरेंट मसल्स काम कर रहे होते हैं, तो उनके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये डैमेज हो जाता है तो जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि बॉडी पास्चर को मेंटेन रखने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेरेबेलम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोन्स को। विच लाइज अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज स्मॉल एंड बल्जिंग पार्ट। हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। मैंने एक सिंपल से डायग्राम यहाँ पे शो करवाई हुई है। यह है सेरेब्रम, यह है एमेग्डाला, यह है हिप्पोकैम्पस, इसके नीचे है थैलेमस, फिर उसके नीचे है हाइपोथैलेमस और यह है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है सेरेबेलम। ये वाला पोर्शन हमारा मिड ब्रेन है। सेरेबेलम के फ्रंट पे ये बल्जी टाइप की एक जगह है हमारे ब्रेन में जिसको हम कहते हैं पोन्स। पोन्स के नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे लोकेटेड होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो पोन्स अगर हम देखें तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और ये जो मिड ब्रेन है और थैलेमस, ये सारे रास्ते का काम कर रहे होते हैं। यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे सेरेब्रम तक हम जा रही होती है। तो पोन्स भी इट एक्ट एज अ ब्रिज फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेब्रम। यहाँ जब इंफॉर्मेशन हम इस मेडुला ऑब्लोंगेटा से पोन्स तक आती है तो ये उसको सेरेबेलम तक, हमारे मिड ब्रेन तक और हमारे सेरेब्रम तक हमने पहुँचा देता है। इसके अलावा पोन्स इज कंसर्न विद द रेट ऑफ स्लीप, वेकफुलनेस एंड ब्रीदिंग। हमारी ब्रीदिंग रेट को भी कंट्रोल कर रहा होता है, हमारे रेट ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारे पास हो गया पोन्स। लोकेशन आपको तभी याद रहेगी जब आपको डायग्राम याद रहेगा कि पोन्स कहाँ पे लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर और सेरेबेलम के फ्रंट पर। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है। इट इज़ लोकेटेड अबव द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिलो द बोन्स। और हमने स्टार्ट में जिक्र कर लिया था कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये अपने अपर साइड से ब्रॉड है और लोअर साइड से ये नैरो होता है। ये एक हाईवे का काम कर रहे होते कम्युनिकेशन के बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे रहे होते हैं। और इसके अलावा ये इनवॉलंटरी एक्शंस को, स्पेशल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर रहे थे। जिस तरीके से हमारी हार्ट की बीटिंग है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है, रिस्पायरेशन है, ब्लड प्रेशर है, कफिंग है, सॉल्विंग है, स्नीजिंग, वोमिटिंग, डाइजेशन, सलाइवा सिक्रीशन, ये सारे हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपके माइंड में जो भी इनवॉलंटरी एक्शन आता है वो आप मेडुला ऑब्लोंगेटा के हिस्से में डाल दो। तो ये हमारे पास हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर हम देखें यहाँ पे हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रेन स्टेम, वो जगह जिसके ऊपर हमारा ब्रेन खड़ा हुआ होता है। तो अगर इस वाले पोर्शन को देखें, इस वाले, ये सेरेबेलम को हम नहीं डिस्कस करते इसमें क्योंकि ये साइड पर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और ये हमारा मिड ब्रेन, इन तीन स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमारा पूरा का पूरा ब्रेन खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, पोन्स को और मिड ब्रेन को। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द हाइंड ब्रेन। सेरेबेलम हमारी बॉडी के पॉस्चर, मूवमेंट और हमारी मसल्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन के लिए सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डैमेज हो जाए तो मूवमेंट जर्की एंड शेकी हो जाती है, इनके डिस्टर्ब हो जाती है, बर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड फॉर्म में होता है। पोन्स का ताल्लुक हमारे ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको सेरेबेलम और सेरेब्रम की तरफ कन्वे कर रहा होता है। इसके अलावा रेट ऑफ स्लीप, वेकफुलनेस और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द ब्रेन। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आपने ज़्यादा डिटेल और डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए तो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही है। आपने जस्ट इन पॉइंट्स को लर्न करना है, मज़ीद आपने डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डिफरेंट नोट्स को पढ़ के, डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर वो परेशान रहते हैं। तो आपने मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं स्टडी करना है क्योंकि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपका एग्ज़ाम, जिससे आपका एंट्री टेस्ट, एमडीकेट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप डिफरेंट एमसीक्यूज़ इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हो। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।